नमस्कार मित्रों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जीके पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के जो बायोलॉजी जीव विज्ञान से का एक चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र, उससे संबंधित जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हर किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन ही है, जो ज़्यादातर रेलवे के अंदर, बैंक के अंदर, एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। जो 40 क्वेश्चन है, तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र के कोई भी एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। धमनियों, सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के तहत किया जाता है? तो धमनियों व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के तहत किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, दूसरा है एंजियोलॉजी, तीसरा है मायोलॉजी, चौथा है ओकोलॉजी। तो बताइए, तो इसमें आंसर आएगा आपके कौन सा राइट होगा? तो आंसर होगा एंजियोलॉजी। जो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना मित्रों। आपको पूछे केवल रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, केवल रक्त का ब्लड का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई एक सामान्य व्यक्ति में रक्त कितनी मात्रा होती है? एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की कितनी मात्रा होती है लगभग? ऑप्शन नंबर ए है 5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 7 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है 8 लीटर। तो मित्रों इसमें आंसर होगा आपके कि एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 लीटर। कितनी होती है? 5 लीटर। ये तो है मात्रा। अगर आपको पूछे व्यक्ति के औसत भार का कितना परसेंट ब्लड होता है, तो आप उसमें ध्यान रख लेना लगभग 7%। कितना प्रतिशत? 7%। जो व्यक्ति का कुल वजन होता है उसका 7% उसके शरीर में क्या होता है? रक्त होता है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या? मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो पहला ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 7.4 और ऑप्शन नंबर डी 7.9। तो इसमें आपका आंसर होगा मित्रों कि 7.4। क्या होगा? मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4। तो आपको पता होना चाहिए पीएच स्केल में 7 होते हैं, वो होते हैं उदासीन। क्या होते हैं? 7 होते हैं उदासीन, और 7 से जो प्लस में होते हैं वो होते हैं क्षारीय, और जो 7 से जो माइनस में होते हैं वो होते हैं अम्लीय। तो अब आपको पूछ भी सकते हैं एग्जाम के अंदर, और एक बार पूछा भी गया रक्त होता है, तो उसके अंदर ऑप्शन में था अम्लीय, क्षारीय या हल्का क्षारीय। तो आप इसमें ध्यान रख लेना रक्त क्या है? एक हल्का क्षारीय है। हल्का क्षारीय क्योंकि 7.4 है तो प्लस में क्षारीय आता है। तो ब्लड किस प्रकार का है? तो इसका पीएच मान कैसा है? तो 7.4 है पीएच मान। ये एक प्रकार का है तो ये हल्का क्षारीय है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ध्यान रख लेना रक्त किस प्रकार का। तो पहला ऑप्शन है उपकला ऊतक, कंकाली ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक। तो मित्रों ध्यान रख लेना रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रख लेना रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है, याद रखना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि रक्त का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है? रक्त का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी है श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है रुधिर विमाणु। तो इसमें मित्रों ध्यान रख लेना रक्त का सर्वाधिक भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है लगभग कुल रक्त का 55%। कितना परसेंट होता है? 55% प्लाज्मा होता है। बाकी के 45% क्या होता है? WBC, RBC वे रुधिर विमाणु। ध्यान रख लेना। तो WBC, RBC ये कितने होते हैं? 45%। तो सर्वाधिक रक्त का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा। कितने परसेंट? तो 55%। कितने परसेंट होता है? लगभग 55%। ध्यान रखना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है? किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपके कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर बी है फाइब्रोनोजन, ऑप्शन नंबर सी है हेपेरिन, ऑप्शन नंबर डी है एल्बुमिन। तो इसमें आंसर होगा आपके हेपेरिन। कौन सा होगा? हेपेरिन। क्या क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस प्रोटीन को स्कंद प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है? तो वो आंसर होगा इसका हेपेरिन। क्या होगा मित्रों? हेपेरिन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मानव शरीर के अंदर कौन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए है एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर सी है हेपेरिन, ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबिन। तो इसमें जो मानव रक्त जो प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता
पैदा करता है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है? प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो इसमें ध्यान रख लेना, पहला ऑप्शन है हेपेरिन, ऑप्शन नंबर बी है एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी है केसिन और ऑप्शन नंबर डी है प्रायोथोम्ब्रिन। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? तो इसमें होगा एल्बुमिन। क्या होगा मित्रों? एल्बुमिन। कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो एल्बुमिन। कौन सा है? तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करती है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करती है? तो देखो इसमें ए बी सी डी इसी प्रकार का कोई विटामिन नहीं है, विटामिन का रासायनिक नाम दे रखा है। तो अब आपको इसमें बताना है, पहला आंसर है फेलोक्विनोन, बी है थायमीन, सी है कैल्सीफेरॉल, डी है टेकोफेरॉल। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है भाई? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन सहायक होती है वो होती है के, और उसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए मेंढक, ऑप्शन नंबर बी सर्प, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी कस्तूरी हिरण। तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है मेंढक की। किसकी होती है मित्रों? सबसे बड़ी आरबीसी होती है मेंढक की। किसकी होती है? मेंढक की। और इनमें अगर पूछे सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो कस्तूरी हिरण की होती है। किसकी होती है? कस्तूरी हिरण की होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में आरबीसी की ऑप्शन नंबर ए 3 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 5 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 7 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी 50 मिलियन। तो मित्रों ध्यान रख लेना, पुरुषों में आरबीसी की जो संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 5 मिलियन। कितनी होती है? 5 मिलियन। ध्यान रख लेना, पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 5 मिलियन होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन, 140 दिन, 10 दिन, 2 या 2 से 4 दिन। तो इसमें आपका आंसर होगा मित्रों, ध्यान रख लेना, 120 दिन। क्या होगा? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है लगभग औसतन। कितना होता है? 120 दिन। अब आपको पूछ ले डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ध्यान रख लेना, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 या 5 दिन का। कितना होता है? 4-5 दिन का। ध्यान रख लेना डब्ल्यूबीसी का जीवन, जिसे श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल सर्वाधिक कितने दिन का होता है? लगभग तो 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का। ध्यान रख लेना। इसी प्रकार आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पीलिया या तिली। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? पीलिया या तिली। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट है। ठीक है, पीलिया या तिली। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो पीलिया या तिली को कहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कि भाई आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोमिया, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मित्रों आरबीसी की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आपने सुना होगा लोहा तत्व की कमी से एक रोग होता है, कौन सा? एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया। तो आरबीसी की कमी से भी एक मुख्य रूप से रोग होता है, कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ध्यान रख लेना। इसी प्रकार लाल रक्त कणिकाओं का अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के अंदर कहाँ पर होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के अंदर कहाँ पर होता है? तो बताइए भाई, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के अंदर कहाँ पर होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अस्थि मंजा, ऑप्शन नंबर बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है लाल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के अंदर कहाँ पर होता है? तो अस्थि मंजा में होता है। कहाँ पर होता है लाल रक्त कणिकाओं का शरीर के अंदर निर्माण? तो अस्थि मंजा में। कहाँ पर होता है मित्रों? अस्थि मंजा में होता है शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 13.5 से 17.5 ग्राम, 12 से 14 ग्राम, 18 ग्राम, 8 से 10 ग्राम। बताइए, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 13.5 से 17.5 ग्राम। तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 13.5 से 17.5 ग्राम। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है
कि भाई हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए कैसिन, ऑप्शन नंबर बी एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी हिपेरिन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है भाई, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो ग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन अंतिम आ रहा है, तो प्रोटीन भी कौन सा है, ग्लोबिन। ध्यान रख लेना, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबिन पाया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कि भाई एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणुओं को बनाता है, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणु बनाता है। ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में 8। ये आपके रेलवे एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कंपटीशन रेलवे में, ध्यान रख लेना। तो भाई एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणु बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा 4। कितने बनाते हैं मित्रों, 4 बनाते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला है आपके 20 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो ये सब बताओ, ये सब का गलत होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। बताइए। हाँ मुझे पता है आप सब लोगों का ये गलत होगा, मन में सोच लो। तो ये इसका आंसर होगा मित्रों बैंगनी। क्या होगा, बैंगनी। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैंगनी। कई बुकों में ज़्यादातर क्या दे रखा है, लाल, कि भाई हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा हो जाता है, लाल। तो ध्यान रख लेना, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो बैंगनी होता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, फैले घटती है या फिर बढ़ती है। तो देखो मित्रों, इसमें ऐसा है कि ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव। एक तो ये चीज़ सामान्य स्वाभाविक तौर पर हम सोचते हैं कि भी ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है कि नहीं होती, क्यों, ऑक्सीजन की क्या होती है वहाँ पर कमी होती है कि नहीं होती। हम ये चीज़ें तो सामान्य जानकारी है, ध्यान रखते हैं। तो वहाँ पे आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। हमेशा ध्यान रख लेना, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है, मानव शरीर के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो देखो मित्रों, अस्थि मज्जा में भी मानव रक्त कणिकाओं में जो श्वेत रक्त कणिकाओं का, देखो ये पूरा एक टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं। मानव शरीर के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में भी होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में भी होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर भी होता है। कौन सी ग्रंथि के अंदर होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर भी होता है। और इसमें 1 व 2 इनमें से कोई नहीं, तो आप इसमें ऐसा कर लेना, 1 व 2 दोनों ही राइट है इसमें। तो ये दोनों ही राइट है, ए भी राइट है और बी भी राइट है, ठीक है। 1 व 2 था सी ऑप्शन। तो मानव शरीर के अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में भी होता है और थाइमस ग्रंथि के अंदर भी होता है, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 कि लाल रक्त कणिकाओं का श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या होता है। भाई शरीर के अंदर कौन सी कणिकाएं सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये तो सबको पता है, लाल रक्त कणिकाएं सर्वाधिक पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं कम पाई जाती है, लेकिन ये पता नहीं है कितनी कम पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 1:600, 600:1, तीसरा ऑप्शन है 3:2 और चौथा ऑप्शन है 2:3। तो मित्रों ध्यान रख लेना, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो लगभग 600 के आसपास और 600:1 में पाई जाती है। कौन सी, लाल रक्त कणिकाएं व श्वेत रक्त कणिकाएं। तो एक क्या हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी 1 हो जाएगी और आरबीसी की किस अनुपात में आ जाएगी, 600 के अनुपात में। किसके अनुपात में आ जाएगी, 600 के अनुपात में। तो आरबीसी 600, 1 डब्ल्यूबीसी, ध्यान रख लेना, 600:1 में कौन पाई जाती है, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का रासायनिक नाम क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का रासायनिक नाम। अभी हाल फिलहाल हर एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का, डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, प्लेटलेट्स का, तो ध्यान रखना चाहिए भाई। तो इसमें लाल रक्त कणिकाओं का पहला है पेरोथुम्ब्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या बाइकार्बोनेट। तो इसमें जो लाल रक्त कणिकाओं का है, बताइए भाई, लाल रक्त कणिकाओं का जो रासायनिक नाम है, तो लाल रक्त कणिकाओं का रासायनिक नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है मित्रों, इरिथ्रोसाइट, ध्यान रख लेना, लाल रक्त कणिकाओं का रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट। और आपको पूछे डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या है, तो पेरोथुम्ब्रोसाइट। क्या नाम है, पेरोथुम्ब्रोसाइट, ध्यान रख लेना, प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जब जब रक्त
रक्त के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? जब रक्त के अंदर श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी क्या है ल्यूकोपोनिया, और ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर डी है ल्यूकोमिया। तो बताइए आप। तो इसमें ऐसी स्थिति को कहते हैं ल्यूकोपोनिया। क्या कहते हैं मित्रों? ल्यूकोपोनिया, ध्यान रख लेना। जब श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोपोनिया। और आपको पता होना चाहिए कि WBC की अगर मात्रा सर्वाधिक होगी शरीर के अंदर तो रोगाणु से लड़ने की क्षमता भी क्या होगी? अच्छी होगी हमारी। क्या होगी? अच्छी होगी। तो आपको ये कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो WBC का मुख्य काम क्या है? तो जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उनसे लड़ने का मुख्य कार्य कौन करती है? WBC करती है। कौन करती है? WBC करती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 कि रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है RBC, ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन नंबर सी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर डी है प्लेटलेट्स। बताइए भाई। तो रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? तो लिम्फोसाइट। कौन सी है मित्रों? लिम्फोसाइट। कौन सी है? लिम्फोसाइट। ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य क्षेत्र कितना होता है? तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य क्षेत्र कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 80 से 120 mg प्रति 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 120 से 160 mg प्रति 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 140 से 180 mg प्रति 100 ग्राम, और ऑप्शन नंबर डी है 180 से 200 mg प्रति 100 ग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? इसका आंसर होगा 180 से 120 mg प्रति 100 ग्राम मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की जो सामान्य मात्रा होती है। अगला है मित्रों कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से बना होता है? तो ये पहले आ गया था क्वेश्चन भी, मैंने बताया भी था। तो बताइए, अब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो रक्त में कणिकाएं कितने प्रतिशत होती है? तो 45%। कितने प्रतिशत होती है? 45%। ठीक है, ध्यान रख लेना। कणिकाएं कितनी होती है? 45%। तो ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की? क्या क्वेश्चन है? रक्त समूह की खोज किसने की? तो ये सबको पता होना चाहिए भाई। रक्त समूह की पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी है कैरोलस लिनियस ने, ऑप्शन नंबर सी है विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल लैंड-स्टिनर ने। तो बताइए, रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड-स्टिनर ने। किसने की थी मित्रों? कार्ल लैंड-स्टिनर ने। ध्यान रख लेना, रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड-स्टिनर ने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है मित्रों आपके ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें वो एंटीजन तो जरूर पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बी, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है ई कोई नहीं। तो मित्रों ध्यान रख लेना, इसमें ए बी है तो इसमें एंटीजन भी कौन कौन से पाए जाएंगे? ए व बी दोनों। ध्यान रख लेना। अगर किसी व्यक्ति में ए है तो उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा, अगर किसी में ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें बी एंटीजन पाया जाएगा। ये ध्यान रख लेना। तो ए बी वाले में ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है बी, ऑप्शन नंबर बी में ए, ऑप्शन नंबर सी में ए बी दोनों, ए ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, कोई एंटीजन नहीं पाए जाएंगे। ए वाले में, ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाएंगे, ध्यान रख लेना। फिर है सर्वाधिक दाता ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? सर्वाधिक दाता ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है? ये सबको पता है, ओ पॉजिटिव को। किसको माना जाता है? ओ पॉजिटिव को। सर्वाधिक दाता किसको माना जाता है? ओ पॉजिटिव को, ध्यान रख लेना। तो आपको पूछे सर्वाधिक ग्राही कौन सा है? तो ए बी। कौन सा है सर्वाधिक ग्राही? ए बी। और सर्वाधिक दाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ओ पॉजिटिव। ध्यान रख लेना, ए बी पॉजिटिव ग्राही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में पाए जाने वाले RH फैक्टर किसका एक प्रकार है? जो मानव शरीर में जो एक RH फैक्टर है, आपको पता होना चाहिए। कार्ल लैंड-स्टिनर व विनर ने खोज की थी किसकी? RH फैक्टर की। किसकी खोज की थी?
आरएच फैक्टर की। तो ये किस प्रकार का है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है एंटीजन, ऑप्शन नंबर बी है एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी है हार्मोन। तो ये भी आरएच फैक्टर भी एक क्या है? एंटीजन है। क्या है मित्रों? एंटीजन है। ध्यान रख लेना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आरएच फैक्टर एक क्या है? तो एंटीजन है। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी घटती है बढ़ती है। तो मित्रों इसमें ध्यान रख लेना कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका कि जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच फैक्टर उपस्थित होता है उसका रक्त समूह कैसा होता है? ध्यान रखना। हाँ, जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर पाए जाते हैं उसका रक्त समूह कैसा होगा? सीधा सवाल है। उसमें आरएच फैक्टर कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों या कोई नहीं? बताइए। तो मित्रों जिसमें आरएच फैक्टर पाया जाएगा उसका रक्त समूह होगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जिन व्यक्तियों में रक्त में आरएच फैक्टर उपस्थित होगा तो उसमें रक्त किस प्रकार का होगा? तो पॉजिटिव होगा। किस प्रकार का होगा मित्रों? पॉजिटिव होगा। ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है 36, रुधिर निर्माण कहलाता है। तो रुधिर निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो रुधिर निर्माण क्या कहलाता है भाई? बताइए। तो रुधिर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हीमोपाइसिस। क्या कहते हैं मित्रों? हीमोपाइसिस। रुधिर निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस। ध्यान रख लेना। इसी प्रकार क्वेश्चन है 37, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत होती है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ध्यान रख लेना 34%। कितने प्रतिशत होती है? 34%। और इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है कि हृदय व उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को कौन से विज्ञान? तो हृदय से जो संबंधित जो सारी जानकारियां है, जो हृदय का अध्ययन है, उस अध्ययन को क्या कहता है? हमें सीधा यही समझना है। तो ऑप्शन नंबर ए है पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है हेमेटोलॉजी। तो मित्रों ध्यान रख लेना, हृदय या उससे संबंधित जो भी बीमारियां या हृदय का भी जो अध्ययन है वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के देखो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? सबको पता है 300 ग्राम। कितना होता है मित्रों? 300 ग्राम होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहलाती है? जो हृदय को घेर कर रखने वाली वो झिल्ली है उसको क्या कहते हैं मित्रों? तो ध्यान रख लेना, उसको जो कहते हैं वो कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं मित्रों? पेरिकार्डियम। तो आप इसी प्रकार आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास। और इससे पहले अगर मान लो आपने नहीं देखा है तो वो सारे के सारे जो मनोज सर ने पूरे विस्तार से पढ़ाए हैं, आप वो वीडियो भी एक बार जरूर देख लेना। धन्यवाद।